देखिए आज शुरू करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 सेक्शन 11 जो है उसके बारे में देखेंगे। सेक्शन 11 जो है वो कहती है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। वे तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। ये कहता है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत है। ये कह रहा है ऐसे तथ्य जो सामान्यतः सुसंगत नहीं है लेकिन सुसंगत माने जा सकते हैं। कब माने जा सकते हैं? पहला कहता है यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। क्या कह रहा है? विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य या सुसंगत तथ्य से क्या कह रहा है? असंगत है। ये शब्द याद रखना है, असंगत है। असंगत का अर्थ होता है उनके विपरीत हैं, उनके से मेल नहीं खाते, बेमेल है। तो असंगत का अर्थ है ऐसे तत्व जो उनसे मेल नहीं खाते या उनके विपरीत हैं, है ना, कुछ भी कह सकते हैं आप। किसी तत्व के विपरीत हैं ऐसे तत्व सुसंगत होते हैं। सामान्यतः सुसंगत नहीं है लेकिन वो सुसंगत हो जाते हैं अगर वो सुसंगत तत्व विवादक तत्व से क्या होते हैं? असंगत होते हैं या बेमेल होते हैं, उनके विपरीत होते हैं। सीधी सी बात है, उनके विपरीत होते हैं। तो ऐसे तत्व क्या हो जाते हैं? सामान्यतः सुसंगत नहीं होते लेकिन वो सुसंगत हो जाते हैं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है यदि वे स्वयं में भी अन्य तत्वों के संसर्ग में, मतलब आपस में या दूसरे तत्वों के साथ मिल करके किसी विवादक तत्व या सुसंगत तत्व का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। उनके अस्तित्व को क्या बनाते हैं? अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। तो ऐसे भी तत्व क्या होते हैं? सुसंगत होते हैं। इसको एक नाम से और जाना जाता है इस सेक्शन को, अन्यत्र उपस्थिति। अन्यत्र उपस्थिति के नाम से भी पूछा जाता है, इसी नाम से पूछा जाता है। ये याद रखेंगे आप, अन्यत्र उपस्थिति पूछा जाता है। कौन सी धारा अन्यत्र उपस्थिति से संबंधित है? धारा 11 जो है अन्यत्र उपस्थिति से संबंधित है। इसमें इसका सीधा सीधा इसका अर्थ ये है इस सेक्शन का कि कोई व्यक्ति, जब कोई अपराध होता है तो कोई व्यक्ति दो स्थानों पर, मतलब जैसे कोई एक जगह, अपन इसको पढ़ेंगे उदाहरण में ही आएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो एक व्यक्ति दो जगह नहीं हो सकता, दोनों में से एक ही बात सही होगी कि या तो वो अपराध स्थल पे था या नहीं था। और अगर वो अपराध स्थल पे नहीं था, किसी दूसरे स्थल पे था, तो इसका अर्थ ये है कि उसके द्वारा अपराध नहीं किया गया। सीधा सीधा बात है। इसीलिए कहते हैं कि अन्यत्र उपस्थिति से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 11 है। तो दो इसमें दो चीजें, दो धारणाएं निकलती हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था, वो किसी दूसरी जगह स्थल पर मौजूद था, तो स्वाभाविक सी बात है जिस समय जिस स्थान पर कोई अपराध हुआ है उस स्थान पर अगर वो व्यक्ति नहीं था, और ये भी देखा जाता है उपस्थित ना हो और इतनी दूर हो कि वो आसानी से उतने समय में जो है ट्रेवल भी ना कर पाए, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये सिद्ध हो जाता है कि एक व्यक्ति अपराध की दिनांक को, अपराध के समय को अगर किसी दूसरी जगह स्थित था या दूसरी जगह पर था जब अपराध हुआ, तो ये संभावना सीधी सीधी है कि उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा अपराध नहीं किया गया हो। तो इसीलिए कहते हैं इसको अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। और देखिए इसमें उदाहरण है, उदाहरण से और सही समझ में आएगा। पहला उदाहरण कहता है, प्रश्न यह है कि क्या का ने किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया। ये कलकत्ते का उदाहरण है। आप कोलकाता कहते हैं, पहले कलकत्ता कहते थे। एक मिनट, क्या है? कलकत्ते में अपराध किया। तो कहाँ अपराध किया? कलकत्ते में अपराध किया। किसने किया? आ ने, ए बना, ए मान लीजिए ए ने अपराध किया। ये उस पर जो है, ये उस पर जो है आरोप लगाया है कि ए ने जो अपराध किया है कलकत्ते में। यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था। ये क्या कहता है कि भैया उस दिन जब अपराध हुआ उस दिन वो ये ए कहाँ था? ए लाहौर में था।
लाहौर पहले पाकिस्तान में था, अब इंडिया का भाग हुआ करता था उस समय, 1872 की बात है ना, इसीलिए इसीलिए उदाहरण में लाहौर लिखा है। अब वो बोला क्या, उस दिन वो क्या था, उस दिन वो लाहौर में था जब जो अपराध हुआ कलकत्ते में, उस पर आरोप लगा कि भैया इसने कलकत्ते में जो है अपराध किया, और जिस दिन अपराध किया उस दिन वो कहाँ था, उस दिन वो लाहौर में था। यह तथ्य कि जब अपराध किया गया उस समय के लगभग का उस स्थान से जहां की वह अपराध किया गया था इतनी दूरी पर था कि का द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असंभव नहीं तो अत्यंत अनधिसंभव या सुसंगत। ये क्या कह रहा है, अब ये बात सही है, वो कह रहा है कि असंभव तो नहीं होता, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, कलकत्ता में उस पर अपराध का आरोप लगा है, भले ही वो लाहौर में था, हो सकता है कि उसने किया, लेकिन अधिसंभव थी, मतलब बिल्कुल रेयर कंडीशन है कि शायद ही ऐसा हो सकता हो, असंभव तो नहीं होती कोई भी घटना, इसलिए लिख रहा है असंभव तो नहीं, असंभव तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि एक जो इनकी दूरी है लाहौर और कलकत्ते की काफी दूरी है, इतनी दूरी है कि वो जो एक समय में जिस समय अपराध हुआ एक ही टाइम पे दो जगह नहीं हो सकता है ना। तो ये कह रहा है कि असंभव तो नहीं लेकिन अनधिसंभव है कि सुसंगत तथ्य है, इसीलिए ये तथ्य क्या है, सुसंगत है। इसका क्या दिया जा सकता है, न्यायालय में साक्ष्य दिया जा सकता हो, साक्ष्य दिया जा सकता है। आपने देखा होगा जब भी कोई अपराधी पकड़ता है वो यही तथ्य का सबसे ज्यादा फायदा लिया जाता है कि बोले हम वहां थे ही नहीं, जब अपराध हुआ बोले फलाने होटल में थे, कहीं दूसरी जगह थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, बोले इस जगह हम थे ही नहीं। तो ये अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति दो जगह, सीधी सीधी बात है कि एक व्यक्ति दो जगह नहीं हो सकता, और अगर उन दोनों के बीच की दूरी भी देखी जाएगी, ऐसा नहीं आप कहो कि बोले हम 10-20 किलोमीटर दूर थे, तो वो कोई अन्यत्र उपस्थिति नहीं कहलाएगी। आजकल इतने बड़े फास्ट, वो उस जमाने में तो कलकत्ता और लाहौर के बीच जाना काफी बड़ी बात थी, है ना, वो बात अलग है, आजकल आदमी आसानी से चला जाता है, लेकिन उस जमाने में कलकत्ता, और आज भी कलकत्ता लाहौर की दूरी काफी है ना, तो आसानी से नहीं जा सकते। अब आप कहोगे 20-30 किलोमीटर की दूरी, उस जमाने में 20-30 किलोमीटर ज्यादा होते होंगे, लेकिन आजकल नहीं होते, आजकल तो आदमी गाड़ी में बैठ के 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5, 10, 20, 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, लेकिन ये दूरी काफी ज्यादा है। मतलब इस समय जिस समय अपराध हुआ है कलकत्ते में, उस समय वो कह रहा है कि उस समय वो लाहौर में था, तो ये तथ्य क्या है, ये तथ्य सुसंगत है। सुसंगत का मतलब क्या है, उसके साक्ष्य दिए जा सकते हैं, किस बात के, जो लाहौर में था वो उपस्थित था, लाहौर में था, उसने किसी से बात की होगी, किसी से मिला होगा, किसी होटल में रुका होगा, किसी के यहाँ गया होगा, तो वो सारे अपने फेवर में जो साक्ष्य है वो न्यायालय में पेश कर सकता है, इसीलिए पेश कर सकता है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि वो लाहौर में था, जब व्यक्ति लाहौर में था स्वाभाविक सी बात है कि वो कलकत्ते में अपराध नहीं कर सकता, है ना। तो ये क्या है, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत है। तो इसमें दो बातों में से एक ही सिद्ध होगी, अगर ये सिद्ध कर देता है ये व्यक्ति कि उस दिन लाहौर में था, तो ये बात भी अपने आप में सिद्ध हो जाएगी कि उसने अपराध नहीं किया, अपराध किसी और के द्वारा किया गया है, ठीक है, इसीलिए उसका साक्ष्य जो है दिया जा सकता है। अब दूसरा उदाहरण इसका देखिए क्या कहता है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण कहता है, प्रश्न यह है कि क्या का ने अपराध किया, परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपराध का, खा, गा या घा में से किसी एक के द्वारा अवश्य ही किया गया होगा। वह हर तथ्य जिससे यह दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता और खा, गा या घा में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था, सुसंगत है। ये क्या कह रहा है, ये उदाहरण किस बात का है, ये कह रहा है कि प्रश्न यह है कि का ने अपराध किया है, किसने, ए ने अपराध किया है, इस पे आरोप है कि भाई ए ने जो है अपराध किया है। ये कहता है परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपराध का, खा, गा या घा में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया है। परिस्थितियां क्या कह रहा है, ये कह रहा है परिस्थितियां इस तरीके की हैं कि उसमें कि बी, सी और डी लिख लेते हैं, बी, सी और डी, है ना, ए बी सी डी, चारों आ गए, ए बी सी डी में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया है। वहां हर तथ्य जिससे यह दर्शित होता है कि अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया गया है, किया जा सकता था, वह खा, गा या घा में से किसी के द्वारा नहीं किया गया, सुसंगत। अब ये क्या कह रहा है, देखिए इसको समझिए, ये क्या कह रहा है, तो पहले तो ए पे आरोप लगा है कि इसने अपराध किया है, अब ये परिस्थितियां कह रही हैं, कंडीशन जो है इस तरीके की हैं कि उसमें ये बात सिद्ध है कि जो अपराध किया गया वो या तो ए ने किया है या बी या सी या डी, मतलब इनमें से किसी एक ने किया है अपराध। ये परिस्थितियां जो है, कंडीशन जो है वो इस तरीके की हैं, इसमें ये साफ जाहिर है कि इन चारों में से किसी एक ने अपराध किया है।
परिस्थितियां क्या कहती है कि इन चारों में से किसी एक ने अपराध किया और इनके अलावा किसी और कोई हो ही नहीं सकता और किसी ने अपराध किया ही नहीं है। मतलब चार के अलावा पांचवा आदमी नहीं हो सकता, चार के अलावा इनमें से किसी एक ने किया। अब ये नहीं पता इनमें से किसने किया है, लेकिन ये पता है कि इन चारों के अलावा कोई दूसरा जो है व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता। तो परिस्थिति क्या कहती है? परिस्थिति परिस्थिति ये कहती है कि इनमें से किसी एक ने अपराध किया है, इनके अलावा कोई और अपराध नहीं कर सकता। इनके अलावा कोई अन्य, सीधा लिख लीजिए, नहीं हो सकता, कोई अन्य अपराध नहीं कर सकता। मतलब ये चारों हैं, अब यही देखना है कि भाई इन चारों में से कौन है। अभी क्या कह रहा है कि परिस्थितियां ऐसी ऐसी है कि इनके अलावा कोई और अपराध नहीं कर सकता। मौके पे ये चार ही थे, जो कोई आदमी और था ही नहीं, मतलब इन चारों में से किसी एक ने किया है। अब ये नहीं पता कि किसने किया है, तो वो कहता है खा गा या घा में से किसी के द्वारा अपराध नहीं किया गया। मतलब इनमें से ये कह रहा है कि बी, सी और डी, ये बात तय हो जाती है कि इन तीनों द्वारा जो है अपराध नहीं किया गया। मतलब इन तीनों द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है? तीन, जब परिस्थितियां कह रहे हैं कि चारों में से किसी एक ने करा है और ये सिद्ध हो जाता है कि बी, सी और डी ने अपराध नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि अपराध कौन ने किया है? अपराधी ने किया है। तो वो यही कह रहा है कि इस तरीके की जो परिस्थितियां होती है, इस तरीके के जो साक्ष्य होते हैं, उसमें लिखा हुआ है अर्थ जिससे यह दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता, या वह खा खा गा में से किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, सुसंगत है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य कि किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता, वो भी तथ्य सुसंगत है, और ये भी तथ्य सुसंगत है कि इनके द्वारा नहीं किया गया है। तो ये सारे तथ्य जो है न्यायालय में क्या हो सकते हैं? ग्रहण हो सकते हैं। इसका मतलब दो बातें निकल रही हैं, या तो होगा या नहीं होगा, दो ही चीजें निकलती है ना। अगर ये साक्ष्य हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं है, तो या है या नहीं है, दो ही बातें निकलेंगी, या तो होगा या नहीं होगा। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि साहब इनमें से किसी ने, चार लोग हैं, अगर चार में से तीन लोग जिस साबित हो जाता है कि इनने नहीं किया, और ये परिस्थिति कहने की चारों के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। कभी कभी होता है ना कंडीशंस, कि मान लीजिए जो मौके वारदात थी और जहां घटना हुई, जहां कोई अपराध हुआ, वहां केवल चार लोग थे, चार के अलावा कोई पांचवा छठवा कोई व्यक्ति था ही नहीं। मान लीजिए किसी जगह कोई स्थान पे, मान लीजिए ये स्थान है, यहाँ पे अपराध की घटना घटित हुई, यहाँ पे ये चारों ही मौजूद थे, कोई चौथा आदमी था ही नहीं, मतलब ये चार ही थे जो अपराध हुए। इसका मतलब सीधा सीधा है, परिस्थितियां ये कह रही हैं कि भाई इन चारों में से किसी एक ने अपराध किया। अब ये नहीं पता है कि इन चारों में से कौन ने किया है। अब इसमें ये सिद्ध हो जाता है कि बी ने भी नहीं किया, सी ने भी नहीं किया, डी ने भी नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि एक ने जो है अपराध कारित किया है। तो इनके परिस्थितियों को साबित करने के लिए जो भी साक्ष्य हैं, वो साक्ष्य न्यायालय में दिए जा सकते हैं। उन साक्ष्यों को न्यायालय क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो इसमें दो बातें हैं, एक तो जो परिस्थिति है, कोई एक बात होगी, या तो ए होगा या नहीं होगा, है ना। ऐसे यहाँ पे दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता, जैसे कलकत्ते का उदाहरण है, ऐसा नहीं हो सकता कि मान लिया कि ए यहाँ भी मान लिया जाए और यहाँ भी मान लिया जाए, दोनों में से या तो ए यहाँ होगा, यहाँ होगा इसका मतलब उसने अपराध किया है, और या यहाँ होगा और यहाँ होगा इसका मतलब ये उसने अपराध नहीं किया है। दो बातें हैं, या तो कलकत्ते में हो, कलकत्ते में है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपराध किया है, और अगर लाहौर में है तो इसका मतलब उसने अपराध नहीं किया। दो में से एक ही बात हो सकती है, दोनों बातें एक साथ नहीं ठहरती। सीधी सी बात है, दो बातें, दो अपोजिट बातें जो है वो एक साथ नहीं ठहरती, है ना। ये ऐसे इसमें है, दोनों बातें एक साथ नहीं ठहरेंगी, एक बात कोई ठहरेगी, या तो होगा या नहीं होगा। इसीलिए इसको कहते हैं अन्यत्र उपस्थिति वाला, अन्यत्र उपस्थिति के नाम से भी आता है और इस तरीके से भी आता है। तो दो बातें, दो घटनाएं हो रही हैं उसमें कि इनमें चारों में से किसी ने किया। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि नहीं, बी, सी और डी में से ए ने नहीं किया है और इनमें से किसी एक ने किया है, तो दो बातें हैं ना, एक या तो ये सिद्ध हो जाए कि इनने नहीं किया, या ये सिद्ध हो जाए कि ए ने किया, दोनों में से एक बात रहेगी, है ना, इस तरीके से। इसके बाद जो है सेक्शन जो 12 है, वो नुकसानी पर, नुकसानी के लिए है, नुकसानी से संबंधित है सेक्शन 12। इसको अन्यत्र उपस्थिति के रूप में याद रखना बस आप। ये जो सेक्शन है अन्यत्र उपस्थिति के नाम से आता है, और बस इतना याद रखें कि दो व्यक्ति एक जगह नहीं हो सकता, और उससे समर्थन में जो भी साक्ष्य होते हैं, वो सारे साक्ष्य जो है न्यायालय में ग्रहण किए जा सकते हैं, न्यायालय में दिए जा सकते हैं, और न्यायालय उनका विचारण कर सकता है, संज्ञान ले सकता है। मतलब उसमें जब वो न्यायालय साक्ष्य लिखता है तो उनको देख सकता है। सेक्शन जो है आपका 12, सेक्शन 12 जो है कहता है नुकसानी
के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत है, ये नुकसानी से संबंधित है। और ये याद रखना कि ये जो धारा है, धारा 12 काय पे लागू होती है? केवल सिविल सिविल मैटर पे लागू होती है, सिविल आपराधिक मामलों में लागू नहीं होती। तो पूछा जाता है कभी कभी कौन सी धारा है जो केवल सिविल मैटर में लागू होती? धारा 12 जो है आपकी केवल सिविल मैटरों में लागू होती है, क्रिमिनल मैटर में लागू नहीं होती। तो धारा काय से 12 काय से संबंधित है? आपके नुकसानी से संबंधित है, जो कि केवल सिविल मैटरों में लागू होती है। ठीक है, क्रिमिनल मैटर में ये धारा लागू नहीं होती। तो धारा 12 जो स्पेशली केवल और केवल काय पे लागू होती है? सिविल मैटरों में। ये देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो अधिनिर्णित की जानी है। अधिनिर्णित का मतलब होता है उसका निर्णय किया जाना है। ये क्या कह रहा है कि कोई भी बात, जो नुकसानी की बात कह रहा है कि जहां प्रॉब्लम किस बात की है कि किसी बात में जो नुकसानी का दावा किया गया, नुकसानी का दावा है किसी बात में, कि नुकसानी से संबंधित कोई दावा है, ये कह रहा है कि नुकसानी का कोई दावा वगैरह किया जाता है तो इसके समर्थन में ये कह रहा है नुकसानी का दावा किया गया है, वह कोई भी तथ्य सुसंगत जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम आधारित करने के लिए समर्थ हो सके। जो कह रहा है कोई भी तथ्य सुसंगत है, उसके मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी तथ्य क्या कह रहा है? सुसंगत है। सुसंगत है का मतलब यह है कि कोई भी तथ्य जो इसके समर्थन में पेश करता है कि हमें नुकसान हुआ, घाटा हुआ। देखिए जब आप नुकसानी की बात करते हैं कि किसी ने आपसे पैसे लिए और नहीं चुकाए, या आपने किसी को दिए थे उसने नहीं चुकाए, तो आपको जो नुकसान हुआ, जो घाटा हुआ, उसकी बात कह रहा है। ये कह रहा है और जो सिविल मैटर में लागू होता है। तो इसमें आप कह रहा है कि जो सारे तथ्य जो न्यायालय को इस बात पर पहुंचने में, इस बात पे पहुंचने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं या समर्थ बनाते हैं कि न्यायालय निर्णय कर सके कि नुकसानी किसी की निर्णय निर्णय पर न्यायालय क्या निकाल सके? निर्णय निकाल सके कि नुकसान हुआ है या नहीं। न्यायालय निर्णय निकाल सके या निष्कर्ष निकाल सके, तो वो सारे तथ्य जो निर्णय या निष्कर्ष निकालने में समर्थ होते हैं, उन सारे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। निर्णय या निष्कर्ष, अब निर्णय निष्कर्ष न्यायालय कैसे निकालेगा? निर्णय न्यायालय निष्कर्ष ऐसे निकाले कि देखिए आपने कहीं ना कहीं जब किसी को उधार दिया होगा तो आपने लिखा होगा, किसी डायरी में लिखा होगा, किसी आपके बही खाता होगा उसमें लिखा होगा आपने। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप लिखते हो लेन देन हुआ है, या आपने उससे लिखित करवाया होगा, कुछ भी XYZ। वो सारे जो तथ्य होते हैं जो लिखित पढ़ित होते हैं, जिनमें आपने लिखा है या किसी से आपने कहा होगा, किसी के सामने आपने दिया होगा, किसी से कहा होगा कि हम तुम्हारे सामने दे रहे, जो सारी बातें, तो वो सारे तथ्य जो है क्या कर सकता है? न्यायालय ग्रहण कर सकता है। क्योंकि उन सारे तथ्यों के आधार पर ही तो न्यायालय इस बात का निराकरण करेगा कि इस व्यक्ति को जो है नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, या वास्तविक नुकसानी है या नहीं है। तो वो सारे तथ्य जो नुकसानी से जुड़े हुए हैं, उन सारे तथ्यों को न्यायालय क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये उसी के बारे में कहता है कि वो सारे तथ्य जो नुकसानी से जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं, उन सारी तथ्यों को न्यायालय क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। ताकि ग्रहण इसलिए करता है ताकि न्यायालय उस पर अपना निष्कर्ष निकाल सके। सुसंगत इसलिए माने गए हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर न्यायालय अपने आप में तो नहीं निकाल लेगा। अब दो व्यक्ति कह रहे हैं कि एक कह रहा है इनने पैसा लिया, एक कह रहा है हमने नहीं लिया, या एक कह रहा है कि इनने हमारा नहीं चुकाया, तो अब अपन वो न्यायालय को तो पता नहीं किसने किसका पैसा लिया, उसके लिए कोई लिखित पढ़त होगी, कोई आदमियों के सामने बात हुई होगी, कुछ डायरी में, या इनकी जो होती हैं जिसमें जो अपना बही खाता वगैरह होते हैं उसमें लिखते हैं, वो सारी चीजें जो है न्यायालय में क्या होती है? ग्रहण योग्य होती है। न्यायालय उनके आधार पर ही निष्कर्ष निकालता है ना। या लिखित पढ़त होती है, कभी कभी कई लोग लिखित पढ़ के भी देते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है? सुसंगत है। काय के लिए? नुकसानी का अवधारण करने में। अब देखिए 13 कहता है जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रसंगत है तब सुसंगत तथ्य। रूढ़ी तो आप जानते हैं, रूढ़ी का अर्थ होता है प्रथा, जो लंबे समय से चली आ रही है, उसके बारे में कह रहा है। सेक्शन 13 ये भी पूछा जाता है, सेक्शन 13 कैसे संबंधित है? अधिकार या रूढ़ी से संबंधित है। जबकि अधिकार या रूढ़ी, अधिकार या रूढ़ी, रूढ़ी का अर्थ होता है प्रथा, जो लंबे समय से कोई चीज चली आ रही हो तो वो रूढ़ी बन जाती है। कोई भी कस्टम हो, कोई भी आपका कस्टम है, उसको आप लंबे समय से करते रहो, पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहो, वो तो क्या बन जाती है? वो रूढ़ी बन जाती है।
तो उसको रूढ़ी कहते हैं। ठीक है, रूढ़ी मतलब प्रथा जो लंबे समय से चली आ रही, कोई ने शुरू करी और वो सदियां हो गई, आपकी 3-4 पीढ़ियां चली जा रही हैं वही प्रथा करे हुए, तो वो क्या बन जाती है, वो रूढ़ी बन जाती है। ठीक है, कोई भी सिस्टम आज शुरू करो और वो अपनी लगातार 2-4 पीढ़ियां करती रहे तो वो क्या बन जाएगी, वो रूढ़ी बन जाएगी अपनी, या समाज कोई भी व्यक्ति करता रहे तो क्या बन जाती है, रूढ़ियां बन जाती हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में कह रहा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूट है, कई बार रूढ़ी का भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई कह रहा है कि ऐसी प्रथा है हम तो ऐसे ही जाएंगे, और कोई कहता है ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उसके बारे में अवधारणा के बारे में कह रहा है। ये कह रहा है जहां किसी अधिकार रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्य सुसंगत है। अब ये कह रहा है कोई अधिकार, आप अधिकार दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ से निकलना, बोले हमारा अधिकार है, बोले वहां फलाने, अब किसी दूसरे के, मान लीजिए खेत में कोई जगह है, वहां बोले पूरा समाज जाता है, कभी से सदियों से चला आ रहा है, आप उस पर अपना अधिकार दिखा रहे हैं कि बोले हमारा अधिकार है जाने का, वो कह रहा भाई मेरा पर्सनल है। अब वो अधिकार आपका अस्तित्व में है या नहीं, वो वाली बात है कि वो अस्तित्व में है या नहीं है, है ना। तो रूढ़ी भी लगातार होना चाहिए, उसमें गैप नहीं होनी चाहिए। अगर रूढ़ी है, आपने करा, कुछ समय नहीं करा, फिर चालू करी, तो वो रूढ़ी नहीं होती। ठीक है, रूढ़ी के भी कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ समय किया, 2-4 साल किया, फिर बंद हो गए, 2-4 साल के लिए फिर से शुरू कर दिया, फिर बंद किया, तो वो रूढ़ी नहीं हो जाएगी, है ना। तो वो एक अलग चीज होती है, तो उसमें भी न्यायालय इस अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्य सुसंगत। ये कह रहा है कौन कौन से तथ्य सुसंगत हो सकते हैं। पहला कहता है ए कहता है कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रसंगत अधिकार या सृष्ट दावाकृत उपांतरित मान्यकृत प्रख्यात या प्रत्याख्यान की गई थी, या जो उसके अस्तित्व से असंगत था। ये क्या कह रहा है, मान्यकृत या दावाकृत या उपांतरित। उपांतरित का मतलब है परिवर्तन वगैरह जो हुआ था, परिवर्तित कोई परिवर्तन जिसके ब्यौरे नए तथ्य आए तुरंत विषय। तो उपांतरण का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन वगैरह जो भी हुए थे उसमें, जो भी कस्टम में जो भी चेंजेस वगैरह हुए थे वो सही। तो कह रहा है कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रसंगित अधिकार, संव्यवहार मतलब होता है एक क्रम में, घटना जो चलती है उसके क्रम में, संव्यवहार के क्रम में। खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है, संव्यवहार, कोई संव्यवहार वगैरह जो हुआ है उसके क्रम में क्या क्या हुआ है, कोई रूढ़ी, सृष्ट, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, प्रख्यात या प्रत्याख्यान, मतलब उसको माना गया हो, उसको डिनाय किया गया हो, है ना। जब कोई रूढ़ी की बात हो रही तो उसको स्वीकार किया गया हो, या फिर उसका डिनाय किया गया हो, लोगों ने उसका इनकार किया हो, विरोध किया हो। जैसे रूढ़ियां होती है, रूढ़ी किया हो, हाँ, कई लोगों ने उसको मान्यता दी, वो सारे तथ्य जो होते हैं, कह रहा है इस मामले में क्या है, सुसंगत है। जब पुराने लोगों में कभी, जैसे कि मान लो रूढ़ी थी, तो हो सकता है वो रूढ़ी पे बैठक हुई हो, लोगों ने उसका विरोध किया हो, बंद किया हो, ये सारे तथ्य उसके बारे में कह रहा है कि वो सारे तथ्य क्या है, यहाँ पे सुसंगत है। अगला कह रहा है वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ी दावाकृत, मान्यकृत या प्रयुक्त की गई है थी, या जिसमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त था, प्राख्यान किया गया था, उसका अनुसरण नहीं किया गया था। ये उसी के बारे में कह रहा है कि कोई विशिष्ट तथ्य वगैरह है, व्याख्यान किया गया था, मना किया गया था, डिनाय किया गया था, लड़ाई वगैरह, दंगे वगैरह जो भी हुए थे उस समय, किस वजह से हुए थे, वो रूढ़ी के चक्कर में हुए थे। तो वो सारे तथ्य जो है क्या है, सुसंगत है। उन सारे तथ्यों का न्यायालय क्या ले सकता है, साक्ष्य ले सकता है, ताकि उसे, उन सारे तथ्यों का साक्ष्य इसीलिए ले सकता है ताकि उससे पता पड़ता है कि भैया वो जो रूढ़ी थी या नहीं थी। अब इसको भी उदाहरण से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई पुराना पूर्वज व्यक्ति था, उसके मुंह से सुना था, उसने एग्री किया था कि भाई हाँ ऐसा होता था, तो वो सारे तथ्य क्या है, सुसंगत है। अब ये कहता है, प्रश्न यह है कि का एक मीन क्षेत्र पर अधिकार है। मीन क्षेत्र मतलब मछली पकड़ने वाला क्षेत्र। एक मिनट, मछली क्षेत्र मतलब जहां मछली वगैरह पकड़ी जाती है। तो वो कह रहा है का एक मीन क्षेत्र पर अधिकार है, का के पूर्वजों को मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख। मतलब ये कह रहा है कि जो ए है उसको मीन क्षेत्र, मतलब एक क्षेत्र है जहां से मछली पकड़ी जाती है, उसको वो कह रहा है कि भैया ये रूढ़ी, बोले हमारी, हमें, हमारे घर के लोगों को ही वो अधिकार है। वही मान लो एक तालाब है, वो कह रहा है कि उस तालाब से हमारे घर के लोग ही पकड़ सकते हैं। बोले हमें दिया गया था वो, मतलब रूढ़ी है, बोले हमारे खानदान के अलावा बोले कोई नहीं और नहीं पकड़ता, वो हमी को अधिकार है। वो रूढ़ी की वो बात कर रहा है, वो अपने अधिकार की बात कर रहा है ना, वो अधिकार, ये रूढ़ी की नहीं, ये अधिकार की बात है। तो क्या कह रहा है कि ऐसा अधिकार मिला हुआ है, बोले हमें सदियों से, बोले हमारे ही परिवार के लोग बोले पकड़ते आए हैं, तो वो बोले मीन क्षेत्र पे, बोले क्या क्या है, मेरा अधिकार है।
अब ये कह रहा है का के पूर्वजों को मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख, विलेख मतलब कोई भी दस्तावेज जो का के पूर्वजों को दिया गया हो कि भाई आप लोग जो है राजा महाराजा दे देते थे ना, अब उन्होंने बोले आपके टाइम में किसी ने राजा ने दे दिया हो कि बोले आप लोग पकड़ते रहना, उससे संबंधित कोई भी विलेख हो सकता है। विलेख मतलब डॉक्यूमेंट, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट वगैरह है। का के पिता द्वारा उस मीन क्षेत्र का बंधक, ये क्या कह रहा है, इसके पिता द्वारा क्या रखा गया था, उसको बंधक रखा गया था। बंधक मतलब पैसे ले लिए किसी से और उसको दे दिया, बंधक रख दिया, है ना, कि भैया तुम इस्तेमाल कर लो, वो वाले बंधक वाले चीजें। आगे कह रहा है बंधक का के पिता द्वारा उस बंधक से अनमेल पाश्चिक अनुदान, पाश्चिक अनुदान मतलब बाद का, पश्चात का, उत्तरभाव या उत्तरवर्ती। पाश्चिक अनुदान मतलब उसके बाद का कोई, बंधक के बाद का कोई अनुदान वगैरह। अनुदान मतलब बंधक रख दिया, बंधक के बाद पैसा चुकाया हुआ, तो उसके बाद की जो भी संक्रियाएं वगैरह हैं वो सारी चीजें। पाश्चिक अनुदान विशिष्ट उदाहरण, विशिष्ट उदाहरण मतलब कोई स्पेशल उदाहरण हो उस चीज के बारे में जो हुआ हो, विशिष्ट उदाहरण। कोई विशिष्ट बात हुई हो मतलब स्पेशल घटना उसके संबंध में कोई घटी हो वो। जिसमें का के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया था या जिसमें अधिकार का प्रयोग का के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था सुसंगत है। अब क्या कह रहा है विशिष्ट उदाहरण मतलब ये कह रहा है जिसमें ए के पिता, किसके पिता, ए के पिता द्वारा अधिकार का प्रयोग किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, या उसके पड़ोसियों ने रोका हो उसको, इनको मीन क्षेत्र को पड़ोसियों ने रोका हो। तो ये सारे तथ्य क्या है, सुसंगत। क्या मतलब है ये कह रहा है कि देखिए ये सारे तथ्य इसलिए सुसंगत हैं कि अब वो अधिकार की बात कह रहा है अपने, वो ये कह रहा है कि भाई मेरा जो इस पे जो है राइट है, इस पे अधिकार है मीन क्षेत्र जो है उस पर जो है मेरा राइट है। अब उसके राइट को सिद्ध करने के लिए कोई अगर हो सकता है कोई दस्तावेज हो, तो ये सबसे बढ़िया बात है कि अगर कोई दस्तावेज वगैरह है उस पर, तो उसके द्वारा साबित किया जा सकता है कि हाँ इसका जो है इसकी फैमिली का जो है राइट था, अगर वो दस्तावेज सिद्ध हो जाता है तो मतलब वो दस्तावेज जो है न्यायालय ग्रहण कर सकता है, क्योंकि न्यायालय तभी तो डिसाइड करेगा। दूसरा मान लो इसके पिताजी वगैरह थे, उनने किसी को बंधक रखा था, पैसा वगैरह की जरूरत थी, बंधक रख दिया था अपना मीन क्षेत्र, तो उससे संबंधित जो भी दस्तावेज हो सकते हैं या मौखिक हुआ हो किसी भी प्रकार से हुआ हो, तो उन लोगों के जो कथन वगैरह होते हैं वो भी सब सुसंगत है, तो उनको भी न्यायालय क्या कर सकता है, साक्ष्य में ग्रहण कर सकता है। उसके बाद जो बंधक हुआ था उसके बाद उसने पैसा जो है चुकाया था, पटाया था, वो सारी चीजें वो भी सुसंगत है। या विशिष्ट उदाहरण, विशिष्ट उदाहरण मतलब आपस में उसका वो प्रयोग करता था, कोई प्रयोग करता हो, कोई ऐसी घटना घटी हो जो याद रह जाती ना। विशिष्ट उदाहरण का मतलब कोई ऐसी घटना कि वो काम करता था, कोई स्पेशल घटना हुई हो और वो याद रह गई। मान लो जो मछली का है उदाहरण के लिए, मान लो इसका पिता उसका अधिकार रखता था कि या नहीं रखता था, मान लो किसी दिन उसको बहुत इतनी बड़ी मछली मिल गई कि पूरे क्षेत्र में हल्ला हो गया कि बोले उस तालाब में सबसे बड़ी मछली पकड़ी, तो ये एक विशिष्ट उदाहरण हो गया कि बोले फलानी तारीख को बोले किसने बोले सबसे बड़ी मछली पकड़ी थी, तो ये एक उदाहरण हो गया वो बात। इससे क्या सिद्ध होगा, इससे ये सिद्ध होगा कि ये आदमी जो है उसका इस्तेमाल करता था। या मान लीजिए ये इस्तेमाल करता था, पड़ोसियों ने रोका, बगल के लोगों ने रोका, लड़ाई वगैरह हुई, दंगा हुआ कि भाई तुम यहाँ ये काम नहीं करोगे, है ना, तो इस तरीके की कोई घटना हो जो विशिष्ट हो, जो याद रहे, तो इन सारे उदाहरणों को जो न्यायालय क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। क्यों ग्रहण कर सकता है उससे ये पता पड़ता है कि उस जो अधिकार है उसका जो मीन क्षेत्र पे वो अधिकार है या नहीं था, उसके पूर्वजों से वो धारण करता था या नहीं करता था। क्योंकि न्यायालय को देखिए तथ्य चाहिए रहते हैं, न्यायालय कोई भी बात सिद्ध करने के लिए उसको तथ्यों की जरूरत होती है, सबूत की जरूरत होती है, बगैर सबूत और तथ्य के न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। तो ये अधिकार क्षेत्र है तो उसके बारे में कुछ सुसंगत चीजें होनी चाहिए, तो ये कह रहा है ये सारी चीजें क्या है, सुसंगत मानी जाएंगी। इन सारी चीजों का क्या दिया जा सकता है, न्यायालय में साक्ष्य दिया जा सकता है। इसके आधार पर क्या होगा, न्यायालय ये डिसाइड करेगा कि था या नहीं था। तो ये जो भी घटनाएं उससे जुड़ी हुई होंगी अधिकार से, रूढ़ी से, उन सारी चीजों से संबंधित होंगे, जो उससे रिलेवेंट होंगे, वो सारे तथ्यों को न्यायालय में पेश किया जा सकता है और न्यायालय उनके आधार पर उसके अस्तित्व या अनस्तित्व को क्या कर सकता है, सिद्ध कर सकता है, मतलब साबित कर सकते हैं आप, और न्यायालय उसकी घोषणा कर सकता है। अब देखिए 14 है, 14 भी इंपॉर्टेंट है। 14 कहता है मन या शरीर की दशा
या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। ये भी काफी पूछा जाता है। शारीरिक संवेदना का अर्थ होता है, संवेदना तो आप जानते ही हैं, संवेदना का अर्थ होता है चेतना। शरीर में जो कोई छूता है, टच करता है तो एकदम से जो चेतना आती है ना, आपको पता पड़ता, महसूस होता है, वो उसके बारे में कह रहा है। सेक्शन देखिए, सेक्शन 14 कहता है मन या शरीर की दशा। मन या शरीर की दशा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। 14, मन या शरीर की दशा से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 14। मन या शरीर की दशा संवेदना का अस्तित्व, अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। ये भी कैसे होते हैं? ये भी सुसंगत होते हैं। क्वेश्चन पहले तो सिंपल यही आता है कि मन या शरीर की दशा या संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य कैसे होते हैं? सुसंगत होते हैं, विसंगत होते, सुसंगत होते हैं। पहले ही बताया मैंने कि 5 से लेके 55 तक, मतलब 6 से लेके 55 तक की जो पूरी धाराएं हैं वो क्या है? सुसंगत है। मतलब उनमें क्या दिया जा सकता है? साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ऐसे कोई भी तथ्य जो मन से संबंधित हो, शरीर से संबंधित हो या संवेदना से संबंधित हो, ये सारे तथ्य क्या होते हैं? ये सारे तथ्य सुसंगत होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही, नॉर्मली यही क्वेश्चन आता है। अब देखिए ये क्या कहता है। देखिए मन की दशा, मन की दशा तो वैसे नॉर्मली तो सिद्ध की नहीं जा सकती है अगर अपन देखें, लेकिन हाँ फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां सिद्ध किया जा सकता है। मन की दशा कैसी थी, इसका मन में क्या भाव उठ रहे थे? वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए कि किसके मन में क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हम अनुमान लगा सकते हैं सामने वाले की मनोदशा का, कि इसकी इस समय मनोदशा जो है कैसी रही। तो उससे संबंधित जो भी तथ्य होते हैं उनको जो है न्यायालय में पेश किया जा सकता है, जो किसी व्यक्ति की मनोदशा को सिद्ध करते हों। ऐसे ही उसकी शरीर की दशा, शरीर की संवेदना या उसकी संवेदना वगैरह से संबंधित जो भी दशाएं होती हैं उनको भी साबित किया जा सकता है। अब ये देखिए क्या कह रहा है। मन की कोई भी दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, कौन कौन सी? आशय, ज्ञान, सद्भाव, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, उपेक्षा, उतावलापन, विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा। वैमनस्य मतलब दुश्मनी वगैरह रखता है वो किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से अच्छी, सदिच्छा मतलब दोनों बात, अच्छी भावना, सदिच्छा मतलब अच्छी भावना रखता है या किसी के संग दुश्मनी रखता है और किसी के संग बहुत अच्छी भावना रखता है, बहुत अच्छा मेल जोल है, तो दोनों बातें है ना। सदिच्छा दर्शित करने वाले तथ्य अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं, जबकि ऐसी मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व विवादक या सुसंगत है। ये क्या कह रहा है? विवादक या सुसंगत है, मतलब ये इसका मन की या शरीर की जो दशा है उसका विवादक है। विवादक, देखिए विवादक तो सबसे पहले अपन जब जानते हैं कि जब कोई अपराध सिद्ध होता है तो सबसे पहले विवादक तो यही होता है कि भाई आशय था या नहीं था, वो ज्ञान रखता था या नहीं रखता था। ये क्या है? विवादक है। इन पे जब भी न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी करार देता है या किसी अपराध का विचारण करता है क्रिमिनल मैटर में खासकर, तो वो क्या देखता है? उसका आशय देखता है। तो आशय क्या है? विवादक है। अब विवादक है मतलब पहले इसका निराकरण होगा कि भाई आशय था कि नहीं, क्योंकि कोई भी कार्य अगर बगैर आशय से किया जाता है तो अपराध नहीं होता है ना, उन पर सजा हो सकती है थोड़ा बहुत। हालांकि कुछ अपवाद हैं, उसके भी अपवाद होते हैं, ऐसा नहीं कि आशय नहीं है तो, आशय नहीं है तो ज्ञान होगा, है ना। सद्भाव, उपेक्षा, ये सारे तथ्य हैं, इनके आधार पर होता है। तो ये तथ्य क्या होते हैं? विवादक होते हैं। आपने देखा होगा क्रिमिनल केसों में आशय देखा जाएगा, ज्ञान भी देखा जाएगा, है ना, उपेक्षा, उतावलापन, ऐसा ये सारे तत्व जो है देखे जाते हैं, ये अपने आप में क्या होते हैं? विवादक होते हैं। इनका निराकरण न्यायालय को करना पड़ता है। तो ये कह रहा है इनके निराकरण में जो भी तथ्य जो है न्यायालय के समक्ष पेश किए जाते हैं वो सारे तथ्य क्या होते हैं? सुसंगत होते हैं। इनको भी उदाहरण से समझना पड़ेगा। देखिए पहला स्पष्टीकरण कहता है जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वह मन की
सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करते हैं, जिससे यह दर्शित होता है होना ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारण नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में है, अस्तित्व में है, सुसंगत है। ये क्या कह रहा है कि मन की कोई दशा वगैरह सिद्ध करने वाली अगर कोई बात आती है और उसकी जो दशा है ये सिद्ध होता है कि वो साधारणतः ऐसी नहीं थी, मतलब नॉर्मली वो ऐसा नहीं रहता। जैसे मान लो कोई व्यक्ति नॉर्मली रहता है, तो वो उसी के बारे में कह रहा है कि कोई व्यक्ति नॉर्मली नहीं था, जो उस समय जब उसने अपराध किया या उस समय जो उसने कोई कार्य कारित किया, तो विशिष्ट तथ्य के बारे में ही उसकी जो है ऐसी कोई राय वगैरह थी। तो ऐसे तथ्य क्या है, ऐसे तथ्य जो है सुसंगत माने जाएंगे। मतलब जो उसके कारणों को दर्शा रहे हो। नॉर्मली आदमी रहता है, बड़ा खुश रहता है, लेकिन उस समय मान लो 2 दिन से थोड़ा अजीब सा नजर आ रहा था, तो उसकी जो दशा थी, कहने का मतलब है वो क्या थी, साधारण नहीं थी। वो सारे तथ्य क्या है, वो सारे तथ्य जो है सुसंगत है। दूसरा कहता है, किंतु जब किसी अपराध के अभियुक्त और व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले भी वही अपराध कर चुका हो या दूसरा अपराध कर चुका हो, तो पूर्व दोष सिद्धि जो है वो भी क्या है, इसमें सुसंगत मानी जाएगी। उसका भी क्या दिया जा सकता है, साक्ष्य दिया जा सकता है। वो पूर्व दोष सिद्धि कई मामलों में दी जाती है। उससे पता पड़ता है कि हैबिचुअल व्यक्ति है, ये तो आदतन है, इसकी आदत है, ये बोले इस करता ही है, ये है ना, मानसिक दशा ही इसकी है। कुछ लोग होते हैं, आपने साइको कहते हैं जिन्हें, साइको अपराधी होते हैं जो हैबिट। देखिए, कह रहा है कहा चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ प्राप्त करने का अभियुक्त। मतलब क्या अभियुक्त है कि उसने चोरी का जो माल है खरीदा। किसी व्यक्ति पर क्या आरोप है कि चुराया हुआ माल ये जानते हुए वो चुराए। उस पे आरोप ये लगा है, मान लो हमने कोई सामान खरीदा और हम पे आरोप ये लगता है कि जो आपने माल खरीदा है वो चोरी का था और आपने जानबूझ करके वो माल को है खरीदा है, ये आरोप है। ठीक है, प्राप्त प्राप्त है, यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज थी। यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई चीजें भी थीं, यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाले होने के नाते सुसंगत है। जो चीजें उसके कब्जे में थी उनमें से हर एक और सबके बारे में ये जानता था कि वो चुराई। क्या कह रहा है ये, समझ में आया ये उदाहरण। ये कह रहा है कि ए पे जो है आरोप इस बात का लगा है कि भाई ये चोरी की संपत्ति जो है उसने खरीदी। क्या हुआ, चुराया माल खरीदा, चुराया माल खरीदा, ये उस पे आरोप है। क्या आरोप है उस पे कि उसने चुराया हुआ माल खरीदा। अब ये कह रहा है कि जिस समय उस पे चुराया हुआ जो माल था, अब ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये कहेगा कि साहब हमने चुरा, हमको पता नहीं था, हमने तो वैसे ही खरीद लिया। ये तो यही कहेगा ना, एक बचाव में क्या कहेगा, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं था कि चोरी का मैंने खरीदा। अब ये कहता है कि जी एक ही घर पे जब छापामारी हुई, जब कार्रवाई हुई, तो एक ही घर में और भी चोरी के सामान पाए। उसके यहाँ और भी वस्तुएं रखी थी, बी सी कुछ भी मान लीजिए, ये कई वस्तुएं, ये मान लीजिए ये सारी वस्तुएं रखी थी उसके घर में, ये चोरी की सारी वस्तुएं उसके घर में क्या है पाई गई, मतलब जब्त की गई। और भी चीजें बहुत सारा उसके घर में चोरी का सामान पाया गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जानबूझकर जो है ये क्या करता था, चोरी का माल खरीदता था या चोरी का माल जो है स्टॉक करके रखता था या बाद में बेचता, वो एक अलग बात है, वो क्या करता था क्या नहीं करता था। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि जो ए ने, जो अपन इस बारे अपराध की बात करें, कि इसने जानबूझ करके जो है चोरी का माल खरीदा है। क्यों खरीदा है, क्योंकि उसके यहाँ और भी जो जब्ती हुई है उस समय, उसके यहाँ जो माल मिला है वो सब चोरी का है। बहुत सारी चीजें चोरी की उसको उसके घर में मिली है। तो वो सारे तथ्य जो है न्यायालय क्या कर सकता है, जब इसका विचारण करेगा तो उसमें ग्रहण कर सकता है। उससे क्या सिद्ध हो रहा है, उससे उसकी इस समय की दशा, इस समय का जो आशय है वो सिद्ध हो रहा है कि ये जो आदमी है जानबूझ करके क्या करता था, चोरी का माल खरीदता था। उसको आदत थी, पहले भी खरीदा है, कई खरीदे हैं, और उस समय जब छापामारी कार्रवाई हुई तो उसके यहाँ से जो बरामदगी हुई उसमें कई चोरी के माल जो है उसके घर से प्राप्त की गई। इसका मतलब ये था कि वो जानबूझकर ही चोरी के माल क्या करता था, खरीदता था। अब देखिए अगला, अगला उदाहरण और देखिए इसका,
ये कहता है का पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत सिक्का कपट पूर्वक परिधान करने का अभियोग है, जिससे वह परिधान करते समय जानता था कि वह कूटकृत। ये क्या कह रहा है? नकली नोट, कपट कूटकृत सिक्का मतलब नकली, मान लो कि नकली नोट है ना। आजकल तो नोट चलते हैं, सिक्के पहले चलते थे, है ना। तो ये कह रहा है कि इस बात का है कि नकली नोट किसी को उसने दिया, जानबूझ करके जो है किसी व्यक्ति को क्या दिया? नकली नोट दिया। और जब उसने दिया उस समय वो ये जानता था कि जो नोट वो दे रहा है वो कैसा है? नकली है। अब देखिए, यह तथ्य कि उसके परिधान के समय का के कब्जे में वैसे ही दूसरे कूटकृत सिक्के थे सुसंगत। ये क्या कह रहा है? मतलब जिस समय मान लो ए ने मान लो बी को दिया पैसा, और कैसा दिया? नकली पैसा दिया, मान लो नकली नकली पैसा दिया किसने? ए ने। और जब ए पे उस समय उसने नकली दिया था, ए जानता था कि ये नकली है और उसने बी को दिया। और ए के पास उस समय और भी मान लीजिए, जो मान लो पूरी गड्डी की गड्डी थी उसके पास नकली नोटों की, उसमें से कुछ नोट इसको दिए होंगे उसने, या कुछ सिक्के, अब उसमें सिक्के लिखे हैं, नोट समझ लो, सिक्के कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो उसने नकली सिक्के इसको दिए या नकली नोट इसको दिए, उस समय उसके पास और भी थे, ऐसा नहीं कि ये अकेला था, और भी थे। तो इसका मतलब क्या है? ये सारे तथ्य क्या है? ये सारे तथ्य सुसंगत है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये पता पड़ता है कि ये जो व्यक्ति था ये नकली सिक्के जानबूझकर जो है इसको दे रहा था, साक्ष्य दे रहा था, है ना, जानबूझकर दे रहा था, साक्ष्य दे रहा था। तो ऐसे तथ्य जो है न्यायालय क्या कर सकता है? साक्ष्य में ग्रहण कर सकता है। आगे है, यह तथ्य की का कूटकृत सिक्के को यह जानते हुए कि वह सिक्का कूटकृत है, उसे असली के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को परिणत करने के लिए पहले भी दोष सिद्ध हुआ था, सुसंगत है। मतलब पहले भी सजा खा चुके हैं, दूसरों को पहले भी इन्होंने क्या किया है? जो है नकली करेंसी दी होगी और उसकी वजह से ये जेल में जा चुके हैं। तो ये सारे तथ्य जो हैं क्या है? सुसंगत है। ये सारे तथ्य इसीलिए सुसंगत है कि इनसे इनका मान, इनका ज्ञान, आशय, सद्भाव, ये सारी चीजें क्या होती हैं? सिद्ध होती हैं। इस बात से सिद्ध होता है इनका ज्ञान वगैरह कि भाई ये जो लोग हैं क्या करते हैं? जानबूझ कर करते हैं। ये सारे जो कृत्य किए हैं इन्होंने, ये क्या किए हैं? जानबूझ करके ये सारे कृत्य ये करते हैं, हैबिचुअल है। अब देखिए अगला, खा के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना वह जानता था, किए गए नुकसान के लिए खा पर का बाद लाता है। ये तथ्य कि कुत्ते ने पहले भा, मा और या को काटा था, और यह कि उन्होंने खा से शिकायतें की थी, सुसंगत। ये कुत्ते का उदाहरण है। क्या कह रहा है? किसी के कुत्ते ने किसी को काट लिया होगा, ये कह रहा है, उसके लिए वो बाद लाता उस पर कि इनके कुत्ते ने जो है हमें काटा है। उसके बारे में वो कह रहा है कि और भी पड़ोसी जो होंगे, 2-3 पड़ोसियों को और काट चुका था, तो और पड़ोसियों ने उससे शिकायत भी की थी। तो वो सारे तथ्य क्या है? सुसंगत है। वो सारे तथ्य इसीलिए सुसंगत है कि न्यायालय उससे ये निर्धारित कर सकता है कि भैया आप जो है, आप अपने कुत्ते की जो है मुखबंदी ढंग से नहीं करते, आप जानबूझ के लोगों पे छोड़ देते हो। तो आपकी उससे क्या हुआ? उससे क्षतिपूर्ति दिलाएगा न्यायालय उसको, है ना। गलती से काट लिया या गलती से हो गया वो एक अलग बात होती है, अगर जानबूझ के कराता है मतलब इसको आदत है लोगों पे कुत्ते छोड़ने की, और ये भी जानता है कि इसका जो कुत्ता है हिंसक प्रवृत्ति का है, खतरनाक प्रवृत्ति का है, तो जो पालता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी लायबिलिटी पे जो है जानवरों को पाले। तो उसी के बारे में कह रहा है। तो और भी लोगों को काट चुका है और लोगों ने भी इसकी शिकायत वगैरह की, तो वो सारे तथ्य क्या है? सुसंगत है, उनका साक्ष्य न्यायालय में दिया जा सकता है। अगला कहता है, प्रश्न यह है कि क्या विनिमय पत्र प्रतिग्रहीता का यह जानता था कि उसके पाने वाले का नाम काल्पनिक है। यह तथ्य की का ने उसी प्रकार से लिखित अन्य विनिमय पत्रों को इसके पहले कि वे पाने वाले द्वारा, यदि पाने वाला वास्तविक व्यक्ति होता तो उसको पारित किए जा सकते, प्रतिकृत किया था। यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि का यह जानता था कि पाने वाला व्यक्ति काल्पनिक है। ये क्या कह रहा है? ये विनिमय पत्र के वगैरह में, मान लो चेक वगैरह, चेक भी विनिमय पत्र होता है, मान लो चेक वगैरह किसी को मिला डला वगैरह, उसमें कह रहा है कि विनिमय पत्र का प्रतिग्रहीता का यह जानता था कि उसके पाने वाले का नाम काल्पनिक है। जो भी पा रहा है वो क्या है? नकली है, काल्पनिक व्यक्ति। पाने वाला जो व्यक्ति है कैसा है? काल्पनिक है। ये कह रहा है, यह तथ्य कि का ने उसी प्रकार से लिखित अन्य विनिमय पत्रों को इससे पहले कि पाने वाले द्वारा, यदि पाने वाला वास्तविक व्यक्ति होता तो उसको पारित किए जा सकते, प्रतिकृत किया। मतलब जो काल्पनिक व्यक्ति था उसको प्राप्त होते उससे पहले ही उसने क्या किए? उनको
प्राप्त, स्वयं को प्राप्त कर लिए कुल मिला के। जो विनिमय पत्र वगैरह थे, चेक मान लो कोई था, किसी काल्पनिक व्यक्ति के नाम लिखा और उसकी जगह खुद ने क्या किया, उस चेक को प्राप्त कर लिए, जो भी रकम वगैरह थी खुद ने निकाल ली। अगर असली व्यक्ति होता तो उस तक पहुंच जाती। तो ये उसी के बारे में कह रहा है, अगर इस तरीके का उसने लेन देन किया है और पहले भी अगर इस तरीके का लेन देन कर चुका है तो ऐसे सारे तथ्य जो है क्या होंगे, सुसंगत होंगे। अगला उदाहरण कहता है, का पर खा की ख्याति को अपहानि करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करने का खा की मानहानि करने का अभियोग है। ये मानहानि का उदाहरण है, इसमें भी काफी उदाहरण है, बहुत है इसमें। देखिए, और ये कहता है, यह तथ्य कि खा के बारे में का ने पूर्व प्रकाशन किए जिससे खा के प्रति का वैमनस्य दर्शित होता है। कारण सुसंगत है कि उसने प्रसंगत विशिष्ट प्रकाशन द्वारा खा की ख्याति की अपहानि करने का आशय साबित होता है। ये तथ्य कि का खा के बीच पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ था और कि का ने परिवारगत बात को जैसा सुना था वैसा ही दोहरा दिया, यह दर्शित करने के नाते कि का आशय खा की ख्याति की अपहानि करना नहीं था सुसंगत। दोनों तथ्य इसमें सुसंगत है। ये क्या कह रहा, मानहानिकारक कोई वक्तव्य वगैरह छापा होगा तो ये तथ्य भी सुसंगत है कि पहले भी जिस तरीके की घटनाएं करता रहा है, पहले भी छापता रहा है। दूसरा, जो जिस पार्टी ने छापा है उसकी तरफ से ये तथ्य कि कोई बेमनस्य नहीं था, कोई जानबूझ के नहीं था, या जो घटना थी वो सत्य थी, सत्य को छापा। देखिए, सत्य छापना कोई वो नहीं होता मानहानि। अगर कोई बात सत्य है उसे आप बेझिझक कहिए, भले ही उससे किसी की मानहानि होती, लेकिन झूठी बात को कहना वो होता है मानहानि, है ना। लांछन लगा के कहना मानहानि होता है। तो दोनों तरफ से जो भी बातें हैं वो सारे तथ्य क्या है, सारे तथ्य सुसंगत, क्योंकि दोनों को अपनी अपनी बातों रखने का है। तो दोनों तरफ से जो भी तथ्य है वो सारे तथ्य क्या है, सुसंगत है। अगला कहता है, खा द्वारा का पर यह बात लाया जाता है कि गा के बारे में का ने कपट पूर्वक व्यपदेशन किया है। गा शोध शब्द, एक मिनट, ये बाद में पढ़ लेना आप घर में, क्योंकि बहुत है इसमें, है ना। तो ये थोड़े आप घर पे पढ़ना, नहीं आए समझ में तो पूछ लेना, मैं इनको बता दूंगा, है ना, क्योंकि बहुत है इसमें, अपन ने काफी पढ़ लिए, इसमें काफी है, तो इसको आराम से घर पे पढ़ना। अब देखिए 15वां देख लीजिए, सेक्शन 15। सेक्शन 15 कहता है, कार आकस्मिक या शास्य था, इस पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। कैसा कार्य आकस्मिक था, आकस्मिक था या शास्य, यानी जानबूझकर, आकस्मिक था या शास्य, ये दो चीजें हैं बस। ये कह रहा है जो भी घटना हुई वो, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं आकस्मिक हो जाती हैं, मतलब कोई पहले से पूर्व योजना नहीं होती, अपने आप हो जाती हैं, ऐसी थी, या फिर जानबूझ के की, शास्य मतलब जानबूझ के की। तो उस पर जो भी प्रभाव डालने वाले तथ्य हैं वो कैसे होते हैं, सुसंगत, है ना। तो परीक्षा की दृष्टि से तो इतना ही याद रख लोगे, बहुत है, इतना ही पूछा जाता है ना। कार आकस्मिक था या शास्य था, इस पर जो भी प्रभाव डालने वाले तथ्य हैं वो कैसे होते हैं, सुसंगत होते हैं। ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना ही रहता है, तो याद रखना है। सेक्शन 15 है, 15 काय से संबंधित है, कार्य आकस्मिक या शास्य थे उससे संबंधित है। जो कह रहा है कि कार्य आकस्मिक है या शास्य है या जानबूझकर किया गया है, इस पर जो भी प्रभाव डालने वाले तथ्य हैं वो कैसे होते हैं, सुसंगत। यानी सुसंगत का सीधा अर्थ है कि उसका साक्ष्य न्यायालय में दिया जा सकता है। आपने पहले ही पढ़ा था 5 में कि सुसंगत तत्व विवादक तत्वों का क्या दिया जा सकता है, साक्ष्य दिया जा सकता है। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है, जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या शास्य था या किसी विशिष्ट ज्ञान या विशिष्ट आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसे कार्य समरूप घटनाओं की आवली, आवली का मतलब होता है सिलसिला, क्रमबद्धता, लगातार, है ना, सिलसिले में बार क्रमबद्धता में चला हो कोई कार्य, उस तरीके से, है ना। आवली का भाग था जिसमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, सुसंगत। संपृक्त था मतलब शामिल था उसमें, जो भी घटना हुई, जो भी एक व्यवहार में, एक आवली में जो भी घटना हुई, और उन हर घटना में वो व्यक्ति क्या था, शामिल था। तो ऐसे तथ्य जो है सुसंगत होते हैं। इसमें एक उदाहरण, बहुत अच्छे उदाहरण आएंगे इसमें, मतलब ये ऐसे तथ्य हैं कि ये समझ में आता है कि जानबूझ के घटना करी गई है या आकस्मिक हुई है। जैसे बीमे का उदाहरण आएगा इसमें, एक व्यक्ति बीमा कराता, देखिए इसमें आएगा, ये अपन बताते हैं। ये पहले कह रहा है, कहां पर यह अभियोग है कि अपने गृह बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने जला दिया। उस पर क्या आरोप है कि उसने पहले घर का बीमा कराया, उसके बाद उसने क्या किया, उस घर को जला दिया, ये उस पर आरोप है। ये उदाहरण आता है काफी। क्या आप क्या उदाहरण है कि भाई इसने पहले अपने घर का एक बीमा कराया अच्छा खासा,
उसके बाद जो है घर को क्या किया, जला दिया। घर में क्या लगा दी, आग। आग इसीलिए लगाई कि आग, घर जलेगा, घर का बीमा मिलेगा। तो ये इसने क्या किया, बीमा प्राप्त कर लिया। तो इस पे यही आरोप है कि इसने जो है जानबूझ करके जो घर को जलाया। तो ये क्या कह रहा है कि भाई ये कार्य आकस्मिक है कि जानबूझकर, इसको सिद्ध करने के लिए जो भी तत्व उस घटना से जुड़े हुए हैं उन सभी का साक्ष्य दिया जा सकता है। अब ये कह रहा है नीचे कि उसने कई घर पहले और कई घर खरीदे और सब घरों का अलग अलग बीमा कंपनियों से क्या कराया, बीमा कराया। और हर घर में, जिस घर में भी ये रहा उस घर में आग लगी, जिस घर में भी ये रहा उस घर में आग लगी, और इसने अलग अलग बीमा कंपनियों से क्या किया, बीमा प्राप्त किया। तो अभी तो पकड़ गया, यहाँ तो इसका पकड़ गया एक तरीके से, कंपनी ने पकड़ लिया या लोगों ने पकड़ लिया, पता पड़ा कि भाई इस पे आरोप लग गया कि जो है इसलिए घर जला के बीमा प्राप्त करना चाहता। इससे पूर्व भी जो कई घरों में रहा है, और जितने घरों में रहा है उतने सब घरों में आग लगी है, और सब घरों के बीमे थे, और अलग अलग कंपनियों से इसने बीमे कराए, और सब कंपनियों से इसने पैसा लिया। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि ये घटना जो है आकस्मिक नहीं थी, कैसी थी, साजिश थी, जानबूझकर थी। इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि ये घटना जो घट रही है, घर जल रहे हैं, ये जो घटना है आकस्मिक नहीं है। आग आकस्मिक भी लग सकती कभी घर में, और कुछ जानबूझ के भी लगाई जाती। तो इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि जो घर में जो आग लग रही है वो कैसे लग रही है, जानबूझ के लगाई जा रही है, लग नहीं रही है, लगाई जा रही है। इसीलिए इससे पूर्व में जितने भी घर में रहा है ये, वो सारे तथ्य क्या है, सुसंगत है। उन सारे तथ्यों को न्यायालय क्या देख सकता है, न्यायालय साक्ष्य में ले सकता है। साक्ष्य में लेगा तभी तो न्यायालय को पता पड़ेगा कि ये घटना आकस्मिक है या फिर जानबूझ के की जा रही है ना। तो जितने घरों में रहा सब में आग लगी, अलग अलग कंपनियों से इसने बीमे कराए और सबका धन प्राप्त किया। ठीक है। अब देखिए अगला दो जो उदाहरण है, एक और देख लीजिए इसमें। अगला कहता है, खा के ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए का नियोजित है। का यह कर्तव्य है कि वह कि वहीं से अपने द्वारा प्राप्त राशियां दर्शित करने वाली विशिष्टियां प्रविष्टियां करे। वह एक प्रविष्टि करता है जिसमें यह दर्शित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उसे वास्तव में प्राप्त राशि से कम राशि प्राप्त हुई। प्रश्न यह है कि क्या वह मिथ्या प्रवृत्ति आकस्मिक थी या सास है। ये तथ्य कि उसने वही में का द्वारा की गई अन्य प्रविष्टियां मिथ्या है, का की हर अवस्था में मिथ्या प्रविष्टि का के पक्ष में सुसंगत है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मान लो मैंने किसी व्यक्ति को नियुक्त करा कि भाई हम आप मान लो हमारा कलेक्शन का काम है, पैसे उधार देते हैं हम किसी को, और उस एक हमने एक आदमी रख दिया उसमें कि भैया एक काम करो तुम जाके वसूली करना, हमारे तरफ से हमने जितने लोगों को उधार दे रखा है तुम जाके वो उसका कलेक्शन करो। ठीक है, कलेक्शन करिए पैसों का, और जो आप ये किताब वगैरह देते हैं वही खाता इसमें तुम चढ़ा लेना, है ना। ये एक की ड्यूटी थी कलेक्शन करने की, है ना। ये क्या करता था, पैसे कलेक्ट करता था। इसने कई एक विशिष्ट एक इस पे ये आरोप है कि भाई इसने जो इसको धन जो प्राप्त हुआ हुआ उसने कम लिखा। मान लो यहाँ इसको ज्यादा पैसे, मान लो इसको 10,000 रुपए प्राप्त हुए और उसने यहाँ मान लो 5,000 ही लिखे, वही 5,000 प्राप्त हुए। क्या लिखा इसने कि 5,000 प्राप्त हुए, जबकि प्राप्त ज्यादा हुए थे। इसको इसका यही आरोप है कि ज्यादा प्राप्त हुए, इसने कम लिखे। तो ये कह रहा है कि जो भी प्रविष्टि जिसमें ये लिखता था, जो भी लेख के लिए इसके डॉक्यूमेंट था, कागज सा, वही खाता, वही कहते हैं ना, वही खाता। तो जो भी वही था इसके पास, वही खाता या कुछ भी कह लीजिए, जिसमें आजकल तो डिजिटल हो गया है। तो जिसमें जो चढ़ाता था पैसे लोगों से लेता था, 10,000 लिए 5,000 चढ़ाए। तो ये कह रहा है जिस वही खाते में और भी प्रविष्टियां, इसने एक प्रविष्टि नहीं की और भी प्रविष्टि की। अब ये देखिए आदमी होता है, गलती से भी हो जाता है, कभी हम लिखना चाहते हैं कुछ और लिख देते हैं कुछ, तो ये गलती होती है ना, स्वाभाविक होती है। तो ऐसी तो ये जो गलती होती है वो क्या होती है, जानबूझ के नहीं होती, वो तो वैसे ही हो जाती है। और एक गलती होती है जो जानबूझ के की जाती है, तो उसी के बारे में कह रहा है। ये जो गलती हो सकता है इसने भूलवश लिख दी हो, लिए हो, कलेक्शन ज्यादा बोझ रहता है गलती से, तो या तो ये है कि भाई इसने गलती से लिख लिया या जानबूझ कर लिख ली। तो ये कह रहा है ये खाते में इसने और भी प्रविष्टियां जो है गलत की है, एक ही प्रविष्टि गलत नहीं की, खाते में कम से कम और भी 4-5 प्रविष्टियां जो है इसने गलत की है। मतलब और लोगों से पैसा ज्यादा कलेक्ट किया है और चढ़ाया जो है कम है। इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि ये जो काम इसने किया है, जो पैसा इसने कम चढ़ाया है, ये क्या करा है, जानबूझकर किया है, जानबूझकर किया है। मतलब ये जो गलती है जानबूझकर की गई है, ऐसा नहीं है कि गलती से हो गया या भूलवश हो गया, ऐसा नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि इसने जो गलती की है जानबूझकर ही की है। तो ये जो बात है इसका भी न्यायालय में क्या दिया जा सकता है, इसका भी न्यायालय में साक्ष्य दिया जा सकता है।
अब देखिए एक और उदाहरण में, तीन ही उदाहरण है। ये कह रहा है खा को कपट पूर्वक कूटकृत रुपया प्रदान करने का काबू, कपट पूर्वक की बात कह रहा है। इसमें भी ये कह रहा है कि किसी को जो है नकली नोट दिया, ए ने जो है बी को क्या किया, नकली नोट दिया, उस पर ये आरोप है कि जो बी को, अब हो सकता है देखिए गलती से, आजकल तो एटीएम से भी नकली पैसा निकल आता है, अपन ने पैसा निकाला और अपन ने देखा नहीं असली नकली, अपन दुकान पे गए, अपन ने खरीदा। एक तो ये हो गया कि साफ गलती से हो गया, ठीक, ये बात तो गलती का हो गया। अब अपन को, या मान लीजिए अपने पास पैसा किसी भी माध्यम से आ जाए, अब पैसा आया, अपन को पता है कि भाई ये नकली आ गए। अब नकली आ गए तो उसका तो नियम अलग होता है कि बैंक में जाके जमा करो, है ना, जमा करो, उसकी भी एक लिमिट होती है, पूरे निकल आएंगे तो भी नहीं कर पाओगे, कुछ लिमिट होती है उसकी कि जितने नोट बदलेगा बैंक, पूरे भी नहीं बदलता बैंक, है ना। तो ये कह रहा है कि भाई अब मान लो आपके पास कूटकृत नोट था, नकली नोट था, इसने जो है, ए ने बी को भी दिया, सी को भी दिया, डी को भी दिया, तो इससे क्या जाहिर हो रहा है, इससे यही बात जाहिर हो रही है कि जो ये काम कर रहा है वो जानबूझकर कर रहा है, गलती बस नहीं दिया इसने, इसने जानबूझ के नकली नोट ए को, बी को दिया, सी को दिया और डी को दिया, मतलब और भी लोगों को दिया। इससे मतलब ये है कि जो ए जानता था कि उसके पास जो है नकली करेंसी है और वो क्या है बाजार में उसको चला रहा था, और कईयों को उसने दिया, एक को नहीं दिया उसने, कईयों को दिया। तो ये सारे तथ्य क्या है, ये सारे तथ्य जो है सुसंगत है, इसका क्या दिया जा सकता है, इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। एक और देखिए 16 अस्तित्व, कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व, ये याद रखना कारोबार, बस 16 पूछा जाता है कि धारा 16 काय से संबंधित, धारा 16 जो है कारोबार से संबंधित है, कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व का सुसंगत है। तो ये पूछा जाता है, ये भी कारोबार से संबंधित धारा कौन सी है, धारा 16, तो पूरे याद करके रखना है इनको, है ना। ये कहता है जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारोबार के ऐसे किसी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुक्रम में वह कार्य स्वभाव से किया जाता है सुसंगत। देखिए कुछ जो अपन व्यवसाय चलाते हैं, है ना, व्यवसाय जब अपन चला रहे हैं, कोई कारोबार चला रहे हैं, तो अब प्रश्न ये है कि वो काम किया गया या नहीं किया गया, नेचुरली वो कारोबार के अनुक्रम में सामान्यतः किया जाता है। तो उसके बारे में कह रहा है केवल इतना अगर सिद्ध हो जाता है कि हाँ ऐसा किया गया था, जैसे मान लो इसमें लेटर के उदाहरण है, देखिए प्रश्न पहले पढ़ रहे हैं, अनुक्रम अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य किया गया था सुसंगत है। तो ये कह रहा है कि जो भी कारोबार के अनुक्रम में जो भी विशिष्ट वगैरह, जो एक क्या होता है कारोबार में, एक पैटर्न होता है कि इस तरीके से, मान लो वो बिल बनते हैं, रोज जाते हैं, अब तो इस तरीके का होता है, पहले चिट्ठियां वगैरह लेटर वगैरह होते, तो उसी का उदाहरण है ये कि मान लो कारोबार में एक रोज रोज मान लो आपके पार्सल जाते हैं, रोज जाते हैं, एक जगह रख दिए जाते हैं, वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, उठाता है दूसरा व्यक्ति, उसको ले जाता है। तो एक रोज की रेगुलर प्रोसेस होती है ना, एक कोई घटना होती है, कुछ चीजें होती हैं जो रेगुलरली कारोबार के अनुक्रम में होती हैं। आप सारी चीजें डॉक्यूमेंट वहां रख देते हो, वहां से प्यून उठाता है, पैक करता है और डाले आता है। और भी कुछ चीज हो सकती है जो भी एक कारोबारी लोग जानते होंगे, ये सारी चीजें हैं। तो उसके अनुक्रम में वो काम किया गया या नहीं किया गया उसके बारे में कह रहा है। अब ये कहता है प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया था, मतलब ये बात कह रहा है कि एक जो विशिष्ट पत्र है वो भेजा गया या नहीं भेजा गया, पत्र भेजा गया या नहीं भेजा गया, भेजा गया या नहीं भेजा गया, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मार्क के जो पत्र था वो आपको भेजा या नहीं भेजा। देखिए अब ये कहता है ये तथ्य कि कारोबार का यह साधारण अनुक्रम था कि वे सभी पत्र जो किसी खास स्थान में रख दिए जाते थे, डाक में डाले जाने के लिए ले जाए जाते थे, और यह कि वह पत्र उस स्थान में रख दिया गया था सुसंगत है। तो ये कह रहा है कि भाई वो पत्र भेजा गया नहीं भेजा गया, तो कोई स्थान सुनिश्चित होगा, हर कारोबारी में एक स्थान जो निश्चित होता है कि जो भी लेटर वगैरह है, जो भी बिल वगैरह है, वो आप इस टेबल पर रख देंगे, वहां से कलेक्ट कर लिए जाती है, या बॉक्स बना देते हैं उसमें डाल दीजिए, वहां से कलेक्ट करके उसको पोस्टल कर दिया जाता है। तो ये कह रहा है जो व्यक्ति ने डाला था उसने लिख के वगैरह उस जगह डाल दिया था, तो वो सारे तथ्य क्या है, वो सारे तथ्य सुसंगत है। इसका मतलब ये है कि उसने लिखा वहां रख दिया, वहां रख दिया, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे जब पाया नहीं गया, वहां से के वो क्या किया गया होगा, उसका उसको डाक में डाला गया होगा। तो यही बात है कि वहां से वो भेज दिया गया था, यहाँ प्राप्त नहीं हुआ, वो एक अलग बात है कि बीच में कहाँ गायब हो गया। तो वो सारे तथ्य क्या है,
वो सारे तथ्य सुसंगत है। इस बात के लिए सुसंगत है कि भाई यहाँ से तो जो है रवानगी कर दी गई थी, यहाँ पे उसको छोड़ दिया गया था, तो कारोबार के अनुक्रम में जो घटनाएं होती हैं वो सारे तथ्य क्या है, सुसंगत। अगला कहता है प्रश्न यह है कि क्या एक विशेष पत्र का को मिला, ये तथ्य की बस समय अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा नहीं लौटाया गया, सुसंगत। अब ये ले कह रहा है कि मिला, यहाँ तो डालने की बात हो रही है, अब ये कह रहा है कि वो पत्र उसको मिला या नहीं मिला। तो ये सीधा सीधी बात है कि हमने डाक में डाल दिया, क्या था, ये रसीद है उसकी, ये सारे तथ्य क्या है, सुसंगत। वो एक अलग मैटर है कि उसको मिला कि नहीं मिला। तो ये क्या कह रहा है कि जो तथ्य आपने डाक में डाल दिया और फिर दोबारा लौटा, देखिए आप जानते हैं कि चिट्ठी जो होती है, अगर आप पता लिखते हो, आपका भी पता लिखाया जाता है आजकल, तो अगर नहीं पहुंचती तो वापस आ जाती। तो वो ये कह रहा है कि आपने डाल दी थी और वो वापस लौट के भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको वो मिल चुकी है ना, आपको मिल गई होगी। और भी चीजें न्यायालय उसमें देखता है, तो वो सारे तथ्य क्या है, वो सारे तथ्य जो है सुसंगत है। इसके बाद जो है अपन कल से जो है स्वीकृतियां देखेंगे, स्वीकृति और संस्वीकृति, ये अलग ही टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट है ना। स्वीकृति जो है 17 से शुरू होती है, ये आपराधिक मामलों में होती हैं, आपराधिक, सिविल और आपराधिक दोनों में ही होती है। खैर स्वीकृति जो है सिविल आपराधिक दोनों में ही होती है। स्वीकृतियां सामान्य से सिविल में होती है, संस्वीकृतियां जो होती है आपराधिक में होती है ना। इसको अपन कल देखेंगे, ठीक है, चलिए।